सभी को नमस्कार। हिंदी के एक नए वीडियो के साथ हमें तैयार। पिछली वीडियो में हमने जो जाना था हिरोशिमा कविता का परिचय, आज जानेंगे उसका विस्तार। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हिरोशिमा कविता की व्याख्या को। इस कविता के कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय इनका उपनाम है और मूल नाम यही है जो आप पहले से ही जानते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। और इस कविता में कवि ने क्या कहा उसे हमें ध्यानपूर्वक समझना है। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। अब यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है? एक दिन सहसा, सहसा माने अचानक से सूरज निकला। जब सूरज निकलता है तो चारों ओर बहुत अधिक प्रकाश और गर्मी, ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसा ही लगा एक दिन अचानक से जैसे सूरज निकल आया हो, लेकिन वह सूरज क्षितिज पर नहीं उगा था, यानी आसमान में दिखाई नहीं दे रहा था। वह कहाँ उगा था? नगर के चौक में, नगर के बीचों बीच इस सूरज का उदय हुआ था। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। अंतरिक्ष यानी आसमान, आसमान से जब धूप आती है तो सूरज निकलता हुआ हमें दिखाई भी देता है और वहां से आती हुई धूप को हम महसूस भी करते हैं। मगर यहाँ पर क्या हुआ? वह धूप अंतरिक्ष से, आसमान से नहीं आई थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे धरती फट गई हो और उस फटी हुई धरती में से इतना अधिक प्रकाश, इतनी अधिक ऊर्जा और इतनी अधिक गर्मी फैल गई थी जैसे कि यहाँ पर ही सूरज का उदय हो गया हो। और यह गर्मी किस चीज की थी? यह गर्मी थी हिरोशिमा में बम के फटने से उत्सर्जित किरणों की। तो इसी ओर कवि ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है। आगे देखते हैं कवि ने कविता में क्या बताया। छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूर्व में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों, अरे टूट कर बिखर गए हों दशों दिशा में। यहाँ पर कवि ने क्या कहा कि जब देखिए कभी भी प्रकाश पड़ता है, प्रकाश के रास्ते में कोई वस्तु आ जाए तो उसकी विपरीत दिशा में छाया बन जाती है। अब यहाँ पर किसी एक दिशा से तो प्रकाश आ नहीं रहा। पूर्व दिशा में जब सूर्य उदय होता है तो उसकी विपरीत दिशा में, यानी वस्तु की विपरीत दिशा में हमें छाया दिखती है। अब यहाँ पर तो यह जो सूरज उगा था ये वास्तव में सूरज नहीं है, ये बम के फटने का सूरज है जो कि नगर के बीचों बीच उगा था। इसी कारण जो छाया थी वह किसी एक दिशा में नहीं जा रही, दिशाहीन हो गई, यानी विभिन्न दिशाओं में छायाएं पड़ रही हैं। और वह सूरज पूर्व दिशा में उगा हुआ सूरज ना होकर के वह बम विस्फोट का सूरज था जो कि अचानक से नगर के बीचों बीच ही उदय हुआ था। काल सूर्य के रथ के पहियों, यहाँ पर काल सूर्य आप देख पा रहे होंगे, ये रूपक अलंकार है। काल रूपी सूरज, काल मृत्यु, तो मृत्यु रूपी सूरज उगा था और उसके रथ के पहियों के जैसे कि सारे अरे टूट कर बिखर गए हों। अरे से मतलब क्या है? पहिए में जो तीलियां होती हैं उन्हीं को अरे कहा जाता है। तो ऐसा लगा जैसे मृत्यु के सूरज रूपी रथ के पहियों के सारे अरे, सारी तीलियां टूट करके दशों दिशाओं में बिखर गई हों। तो यहाँ कहने का अभिप्राय क्या है कि बम विस्फोट के साथ विभिन्न प्रकार के विध्वंसक पदार्थ भी उड़ उड़ करके हर दिशा में फैल रहे थे, जिससे कि ऐसा लग रहा था दशों दिशाएं उन्हीं से ही भर गई हों। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कवि ने क्या कहा। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी, फिर छायाएं मानव जन की नहीं मिटी, लंबी हो होकर मानव ही सब भाप हो गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गच पर।
यहाँ कुछ शब्दों पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि कुछ क्षण का वह उदय अस्त, सूरज सुबह उदय होता है तो शाम को अस्त होता है, लेकिन यह जो बम विस्फोट रूपी सूर्य उदय हुआ था ये केवल कुछ क्षणों के लिए था, कुछ ही समय के लिए उदय हुआ और तुरंत ही अस्त भी हो गया। केवल एक प्रज्वलित क्षण की, यानी एक बिल्कुल जलती हुई वो सुबह थी। एकदम से ऐसा लगा था कि जैसे सब कुछ जल गया, इतना अधिक प्रकाश फैल गया, मगर कुछ पलों के लिए, कुछ क्षण के लिए ही। और वह ऐसा दृश्य था सोख लेने वाली दोपहरी, जिसने सब कुछ सोख लिया, अपने अंदर समा लिया। यानी जितना भी मानवता का इतना खूबसूरत रूप पहले से नजर आ रहा था वो सारा का सारा भस्म हो गया, उसने सब कुछ सोख लिया। फिर क्या हुआ? उसके बाद यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा होगा। कवि प्रश्न अलंकार के माध्यम से बात कर रहा है कि उसके बाद क्या हुआ। कितना भयंकर रूप देखने को मिला। छायाएं मानव जन की, यानी मनुष्यों की जो छायाएं थी वो लंबी हो कर नहीं मिटी, बल्कि वे सारी की सारी उड़ गई भाप बनकर। कहने का अभिप्राय क्या है? आप देखते होंगे कि सुबह के समय जब सूरज पूर्व दिशा से निकलता है तो छाया पश्चिम की ओर पड़ रही होती है। जब दोपहर को सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर होता है, छाया छोटी होती है, और शाम के समय वापस से छाया लंबी होनी शुरू हो जाती है। और इस प्रकार वह जो दोपहर है वो समाप्त होती है, शाम शुरू होते ही छाया लंबी होती है। मगर यहाँ पर क्या हुआ? छायाएं लंबी होकर नहीं मिटी। क्यों? क्योंकि वह वास्तविक ना दोपहर थी ना शाम थी, वह तो बम विस्फोट था। और इसी कारण मानव ही सब भाप हो गए, और इतनी अधिक गर्मी थी कि मानव भाप बन करके उड़ गए। भले ही मनुष्य शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है, मगर ये ऐसा बम विस्फोट था, एक ऐसा मंजर था कि सारे के सारे तत्व ही भाप बन गए और वातावरण में विलीन हो गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, और उसी की परछाइयां, उसी के परिणाम आज तक वहां पर झुलसे हुए पत्थरों पर दिखाई देते हैं, वहां की उजड़ी हुई सड़कों की गच पर। गच से अभिप्राय क्या है? जो वहां पर उबड़ खाबड़ रास्ते बन गए, गड्ढे बन गए, वहां आज तक वे निशानियां बची हुई हैं। उन उजड़ी हुई सड़कों पर, गड्ढों वाली सड़कों पर आज तक वे निशानियां विद्यमान हैं। और आगे देखिए, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। पत्थर पर लिखी हुई है जली हुई छाया मानव की साखी है। ये अंतिम पंक्तियां बहुत अधिक विचारणीय प्रश्न हमारे सामने खड़ा करती हैं कि मानव का रचा हुआ सूरज, ये जो बम विस्फोट रूपी सूरज था, ये तो मानव ने बनाया था। मानव अपने ही अहित के लिए चीजें बना रहा है, क्योंकि मानव के द्वारा बनाया गया ये जो सूरज था, इसने मानव को ही भाप बनाकर सोख लिया, समाप्त कर लिया, अपने अंदर विलीन कर दिया, मानव को ही मिटा डाला। पत्थर पर लिखी हुई उसकी ये जो जली हुई छाया, यानी वहां के पत्थरों पर ये जो विनाश लीला की निशानियां आज भी हैं, ये इस बात की साक्षी हैं, इस बात का प्रमाण है, सबूत है इस बात का कि मानव का जो ये कार्य था, यह नृशंसतापूर्ण कार्य था। ये इस बात की गवाही देते हैं कि जब मानव अविवेकपूर्ण कार्य करता है तो उसका परिणाम इंसानियत को ही, मानवता को ही भोगना पड़ता है। तो इस प्रकार यहाँ कवि ने एक सीख दी है कि हम जो कार्य करें वे ऐसे हों जिससे मानवता बुरी तरह से प्रभावित ना हो, वह मानवता की अच्छाई के लिए हो, बुराई के लिए ना हो। तो इस प्रकार यह छोटी सी कविता थी, लेकिन इसका भाव काफी गहरा था। तो चलते चलते आपके लिए थोड़ा सा अभ्यास करें। ये छोटे छोटे से प्रश्न हैं जिन्हें आप स्वयं करेंगे और इस कविता को और अधिक अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।